जब किसी का जीवन साथी उसकी ज़िंदगी से चला जाए, तो फिर उसकी ज़िंदगी वीरान हो जाती है। पीछे उसकी केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए, उसके ससुराल में जितने भी सदस्य होते हैं, वो केयर करते हैं। लेकिन क्या जब केयर करने वाले, देखभाल करने वाले उसकी जान का आफ़त बन आए, तो फिर क्या कहिएगा? फिर क्या हम ये सोच सकते हैं कि भला इस प्रकार का भी कोई प्रावधान होगा कि वो महिला कहाँ जाएगी? विधवा महिला और उसकी शादी को मात्र 10 महीने और 10 महीने बाद में उसका पति है जो गुज़र जाता है, इस ज़िंदगी से चला जाता है और इसके बाद में उसके साथ जो होता है, वो बहुत बुरा होता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की एक सच्ची क्राइम कथा के साथ। ये कहानी शुरू होती है फलौदी से। फलौदी में यहाँ पर पीड़िता का नाम हम बदल रहे हैं। पीड़िता का नाम हम यहाँ पे मंजू ले रहे हैं, जो कि बदला हुआ नाम है। हम पीड़िता का नाम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर मंजू की शादी 10 महीने पहले हो जाती है। जब वो एसपी ऑफिस पहुँचती है, तो वो पत्रकारों को मीडिया से रूबरू होती है और बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके पिता है, वो भी साथ आते हैं। उसकी शादी को महज 10 महीने होते हैं। 10 महीने बाद में करीब एक छोटी-सी बीमारी होने के बाद में कुछ समय पहले उसके पति का देहांत हो जाता है। 4 साढ़े 4 महीने पहले देहांत हो जाता है। इसके बाद में राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में ये तमीज़ और तहज़ीब है कि जब चाहे शादी नई हो या पुरानी हो, लेकिन अक्सर जो महिलाएँ हैं, जो पत्नियाँ हैं, वो ससुराल में रहती है और अपने सास-ससुर का ख़्याल रखती है और अपने आगे के वंश को आगे बढ़ाती है, चाहे वंश हो या न हो। लेकिन उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ऐसे संस्कार हैं जो राजस्थान में दिए जाते हैं। अब 10 महीने शादी को हो चुके हैं, साढ़े 4 महीने पहले उसका पति एक्सपायर हो चुका है, वो पूरी तरह से टूट चुकी है मंजू। लेकिन मंजू को जितनी भी महिलाएँ आती हैं, गाँव की महिलाएँ आती हैं, वो हमेशा ये कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम हमारे साथ हो और हमारे साथ ही रहोगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भगवान के घर इतना ही साँस लिखा था, तो अब कहाँ से साँस लेके आएँ? तुम हिम्मत रखो। तुम अगर ऐसा करोगी, तो फिर हमारा क्या होगा? ऐसे में उसे हिम्मत मिलती है और वो एक बार पुनः वापस अपने घर को समझाने और चलाने की कोशिश करती है। अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है कि मैं अब ससुराल में ही रहूँगी, अपने ससुर की और अपने देवर की और अपने सास की सेवा करूँगी और इस घर को ही मैं अपना एक स्वर्ग जैसा घर बनाऊँगी। नया घर बना के एक साबित करूँगी इस समाज के अंदर कि सब कुछ सही है, सारा कुछ सही है, बढ़िया चल रहा है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर जो देवर है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। देवर का नाम लाला राम है। लाला राम अपनी भाभी को बहुत परेशान करता है। शुरुआत से वो भाभी पर गंदी नज़र थी, लेकिन पहले वो कुछ कह नहीं पाता था क्योंकि उसका भाई था। अब भाई के जाने के बाद में उसको मौका मिल जाता है। सारे रिश्तेदार घरों से बाहर चले जाते हैं। तब उसे एक मौका मिलता है और मौका मिलने के बाद में वो अपनी भाभी के साथ कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे वो चिल्लाती है। लेकिन सास-ससुर भी कहते हैं कि वो उसकी चिल्लाहट सुन के नहीं आते हैं। वो भी खामोश हो जाते हैं कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, उनकी आँखों के सामने हो रहा है। शायद देवर का ये मन था कि उसे अब उसकी पत्नी बना ली जाए और जो घर में एक कमी है, उस कमी को दूर कर दिया जाए। एक दिन का ऐसा समय था, दोपहर के 2:30 बजे थे। सास और ससुर अपने कमरे में सोए हुए थे। अब देवर घर में आता है और भाभी से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं। अब तुम मेरी ये इच्छा तुम पूरी करोगे। भाभी कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे भाई को गुजरे हुए 4 से साढ़े 4 महीने नहीं हुए। मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकती। और अगर लोग सोचेंगे, देखेंगे तो क्या सोचेंगे वो लोग? अगर पिताजी और मम्मी ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? क्या मैं इस वजह से तुम्हारे घर में रह रही हूँ? क्या अब मेरा इस घर से कोई वजूद नहीं है? क्या मैं अब इस घर में सिर्फ इसी लायक हूँ कि मैं तुम्हारी ये इच्छाएं पूरी करती रहूँ? यहाँ पर भाभी है, वो विरोध करती है, लेकिन देवर की नीयत आज कुछ काली थी। देवर के दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी कि जो भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें बस यही करना है और ये करके हम अपनी इच्छा और अपनी हवस को पूरी करेंगे।
लेकिन भाभी यहाँ पे मानने को तैयार नहीं थी, तो भाभी के साथ ज़बरदस्ती की जाती है और ज़बरदस्ती करने के बाद में कहते हैं कि उस दिन उसके साथ बार-बार गलत काम किया जाता है। वो चिल्लाती रही और उसके चिल्लाने की जो आवाज़ है, वो उसके सास और ससुर तक, उसके रूम तक सुनती रही, लेकिन सास और ससुर पास तक नहीं आए। आगे पीड़िता कहती है कि जब मैं सास और ससुर के पास छुड़ा करके भागी क्योंकि मेरे साथ बहुत बार गलत हो चुका था, तो सास और ससुर ने कहा कि अब दिक्कत ही क्या है? अब वो तो रहा नहीं, लेकिन तुम्हें क्या इसकी इच्छा पूरी नहीं करनी है? अब तुम्हें इस घर में रहना है, तो तुम्हें सिर्फ़ यही करना पड़ेगा। ये बात सुन कर के पीड़िता यहाँ पे बहुत घबरा जाती है और ये सोचती है कि सब इनकी मिलीभगत है, सारा कुछ इनके मिलीभगत से हो रहा है। लेकिन क्या ऐसा जायज़ था, क्या ऐसा नाजायज़ था? ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही है। वो जैसे-तैसे वहाँ रहने का प्रयास करती है कि चलो आज हो चुका है, तो वापस दोबारा ऐसी गलती कल नहीं होगी। लेकिन फिर कल आता है, परसों आता है और जैसे-तैसे करके वो अपने पति मंगलाराम को बहुत याद करती हैं। उसको याद करके वो रोने लगती है और याद करती है कि जब तक ये साथ था तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज ये दुनिया से जा चुका है, तो सबकी ये हिम्मत है कि मुझे गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर पीड़िता बहुत टूट चुकी थी। अब पीड़िता 15 दिन पहले अपने पीहर चली जाती है और वो भी आराम से जाती है, क्योंकि अगर वो बता देगी तो उसे जाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मिलने के लिए भेजते हैं, यहाँ पे देवर पता नहीं कितनी बार उसके साथ गलत काम कर चुका था। जो वो अपने पीहर पहुँचती है तो अपने पिताजी को, अपने भाइयों को, अपनी माँ को ये सारी बातें बताती है कि मेरे साथ अब उस परिवार में बहुत गलत हो रहा है। मेरा अब आदमी तो रहा नहीं, लेकिन अब मुझे वहाँ पे खिलौना समझा जाता है। मेरी आबरू के साथ अब हर रोज़, हर 1 घंटे खेला जाता है। तब ये सब बातें सुन के उसके पिताजी फलौदी एसपी ऑफिस में आते हैं और एसपी ऑफिस में आकर के बयान देते हैं और उसके आधार पे कार्रवाई होती है और मीडिया से जब बात करते हैं तो उसके पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अपनी बेटी के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। क्या मैंने मेरी बेटी इसीलिए भेजी कि वो सब इसका फ़ायदा उठाएं? लेकिन इसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो ये किसका कसूर है? हमारा तो कसूर है नहीं। पीड़िता बताते हुए रोने लगती है और बताती है कि जब मैंने ये बात अपने सास और ससुर को बताई, तो मुझे इस बात का इल्म तक नहीं था कि मेरे साथ भला ऐसा भी होगा। लेकिन आज मेरे साथ ऐसा हुआ और ये जान कर के मैं बहुत हैरान और परेशान थी। लेकिन अब मेरी परेशानी का सबक कौन सीखेगा? अब मैं अपने भाइयों को, अपनी माँ को, अपने बाप को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन हर रोज़ मुझे वहाँ टॉर्चर किया जाता है, मेरे आबरू के साथ खेला जाता है। ऐसे में जब भी कोई बात कल को ओपन होती है तो मेरे चरित्र पर उँगली उठाई जाएगी, इसलिए मैं मजबूरन होकर के आज एसपी ऑफिस तक आई हूँ। ये एक पीड़िता का बयान और उसके बाद में कानून है जो अपनी कार्रवाई में लग जाता है। ऐसी सच्ची क्राइम कथा को देखने के लिए हमें ज़रूर वॉच करते रहें। क्राइम कभी भी हो सकता है। देखते रहें। नमस्कार।